Hello everyone, welcome back to the channel. So today we will understand how to check the reliability of a questionnaire. We will focus on how to calculate internal consistency, meaning calculation of Cronbach alpha value of a questionnaire in SPSS. In the first part of the video, we understood the concept of reliability and its types and also performed a reliability test with a pilot study data of 50 respondents on workers' engagement. The software we used in part one of the video is Jamovi. So it is a free statistical software. But now we will focus on another software by utilizing which we will also check the reliability of our questionnaire. So the software for today's video is IBM's SPSS. We will check the internal consistency reliability of the 50 respondents of our data set. We will use the same data set. So without any delay, let's start. आप देख सकते हैं ये हमारा डेटा सेट है। इस डेटा सेट को हमने पार्ट वन वीडियो में भी यूज करा था कि हम कैसे इसी डेटा सेट को हम जमोवी में इंपोर्ट करके वहां पर रिलायबिलिटी एनालिसिस करते हैं और क्रॉनबैक अल्फा फाइंड आउट करते हैं। हम एसपीएसएस में भी इस सेम डेटा सेट को इंपोर्ट करके हम रिलायबिलिटी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस हमारे सॉफ्टवेयर आज थोड़े से बदल जाएंगे और उनकी थोड़ी सी टेक्निक्स बदल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये 50 रिस्पोंडेंट्स का डेटा है। वर्कर एंगेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने सर्वे करे थे और ये जो डब्ल्यू से लेके डब्ल्यू तक हमारे लिकर्ट स्केल के क्वेश्चन है और ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये रिस्पॉन्सेज हैं लिकर्ट स्केल के फॉर्मेट में। लिकर्ट स्केल आपको पता होगा 1 to 5 की स्केल होती है एक। अच्छा, ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं ये रिस्पोंडेंट आईडी का वेरिएबल है, एज का वेरिएबल है, जेंडर का वेरिएबल है, अपार्टमेंट का वेरिएबल है। तो ये हमारे कुछ वेरिएबल्स हैं। तो हम इनकी रिलायबिलिटी एनालिसिस करेंगे इन क्वेश्चंस की और इंटरनल कंसिस्टेंसी इनकी चेक करेंगे कि क्या ये सारे उसी सेम कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं या नहीं। यानी सारे क्वेश्चन किसी एक कंस्ट्रक्ट को ही मेजर करने चाहिए, तभी उन सारे क्वेश्चन में एक इंटरनल कंसिस्टेंसी होगी। अदरवाइज अगर कोई एक क्वेश्चन कंसिस्टेंट नहीं है किसी दूसरे क्वेश्चन से या बाकी सारे क्वेश्चन से, तो फिर उस क्वेश्चन की इंटरनल कंसिस्टेंसी नहीं रह जाती है, वो किसी और कंस्ट्रक्ट को मेजर करता है। फिर वो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चनर के लिए सुटेबल नहीं होता है, फिर हमें उस क्वेश्चन को ड्रॉप करना पड़ता है हमारे क्वेश्चनर से, ताकि हमारी रिलायबिलिटी बढ़ सके हमारे क्वेश्चनर की। ओके, तो हम एसपीएसएस में एनालाइज करेंगे इसको। तो आप किसी भी ब्राउजर से एसपीएसएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एसपीएसएस एक पेड सॉफ्टवेयर है, तो आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा उसे परचेज करने के लिए। अच्छा, जो अमाउंट है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, आपके लिए एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी कॉस्टली हो सकता है। कोई कोई इंस्टीट्यूशनल एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। आप लाइब्रेरी से एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं कि एसपीएसएस का एक्सेस आपको मिल सकता है कि नहीं। और दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि आप एसपीएसएस की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां से 14 डे का ट्रायल वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर 14 डेज वो ट्रायल आपका एक्सपायर हो जाएगा और सारा डेटा भी लॉस हो जाएगा। तो एक सिंपल एनालिसिस करने के लिए आप 14 डेज का ट्रायल आपके लिए इनफ है। आप उसको यूटिलाइज करके आप अपने क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने इंस्टीट्यूशन से उसका एक्सेस गेन कर सकते हैं। एसपीएसएस एक बहुत ही रोबस्ट सॉफ्टवेयर है ये। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए बहुत ही रोबस्ट सॉफ्टवेयर है। मोस्टली रिसर्चेस, सोशल साइंसेज की रिसर्चेज में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए एसपीएसएस का ही यूज किया जाता है। बट इसके डिफरेंट अल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे कि जो फ्री होते हैं, जैसे कि मैंने जमोवी, जो हमने लास्ट वीडियो में जमोवी में कैसे हम करते हैं रिलायबिलिटी एनालिसिस, और भी हम उसमें परफॉर्म कर सकते हैं एनालिसिस। तो आज हम एसपीएसएस में देखते हैं कि कैसे हम इंटरनल कंसिस्टेंसी यानी क्रोनबेक अल्फा वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो ये है एसपीएसएस का इंटरफेस। मैंने ऑलरेडी टाइम सेव करने के लिए ओपन कर लिया है। आप डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे आईडी क्रिएट करके। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि एसपीएसएस कैसे इंस्टॉल करते हैं और लॉगिन करते हैं। ओके, तो इसके जो टैब्स आप देख सकते हैं, पहला टैब है वेरिएबल व्यू, दूसरा टैब है डेटा व्यू एंड ये है ओवरव्यू। ओके,
और ये ऊपर कुछ आइकन्स हैं जैसे कि फाइल सेव करना। तो फाइल एडिट व्यू डेटा ट्रांसफॉर्म एनालाइज करके ग्राफ्स यूटिलिटीज ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट टैब्स भी इसके हैं। तो सबसे पहले हम अपने डेटा सेट को देखेंगे। तो ये हमारा डेटा सेट है और ये कुछ वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास दो मेथड है, या तो हम इसको डायरेक्टली हम इंपोर्ट कर सकते हैं या हम मैनुअली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एसपीएसएस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हमें सबसे पहले इस वेरिएबल्स को इंसर्ट करना होगा। ओके, तो हम इन वेरिएबल्स को एसपीएसएस में पहले इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल व्यू पे क्लिक करना है, देन इस सेल 1 पे क्लिक करना है। अब हम नेम सेल में हम अपनी पहले वेरिएबल को लिखेंगे जो कि है रिस्पोंडेंट आईडी, यानी कि आईडीज। ओके, हम एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली आईडी को इसने न्यूमेरिक असाइन कर दिया कि न्यूमेरिक नंबर होने वाला है ये। ओके, देन इसकी विड्थ डेसिमल पॉइंट कहाँ तक डेसिमल काउंट करेगा। ओके, देन ये सारी मिसिंग वैल्यूज कहाँ अलाइन करना है। मेजर, अब मेजर पे आते हैं। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल या रेशियो स्केल होती हैं, 4 टाइप्स की स्केल होती हैं। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो जो बनाई है कि कैसे इन उस वीडियो को आप देख के इन स्केल्स के बारे में समझ सकते हैं। तो जो आईडी है वेरिएबल है, ये हमारा नॉमिनल वेरिएबल है, तो इसको हम यहाँ से नॉमिनल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप इनको लीव कर सकते हैं। तो आपने देखा सिर्फ आपने नेम कॉलम में आईडी लिखा और ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। अभी हम वेरिएबल्स असाइन कर रहे हैं। देन हमारा सेकंड वेरिएबल है एज। हमने एंटर करा, आप देख सकते हैं यहाँ भी ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेट हो गई चीजें। एज हमारा स्केल वेरिएबल है। ओके, इसी तरह हमने और भी सारे वेरिएबल्स को इंसर्ट कर लिया, लाइक जेंडर, डिपार्टमेंट, एक्सपीरियंस। तो हम इनको भी असाइन कर देंगे। नॉमिनल है हमारा जेंडर, देन ये भी नॉमिनल है और एक्सपीरियंस भी नॉमिनल वेरिएबल है। देन हमारे ये क्वेश्चंस होंगे लाइक WE1 एंड देन WE2 ऐसे सो ऑन करके हमारे वेरिएबल्स होंगे। अभी हम ये फर्स्ट मेथड देख रहे हैं कि हम कैसे वेरिएबल्स इंसर्ट करके और फिर हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मैनुअल टास्क है। तो हमने अपने सारे वेरिएबल्स को इंसर्ट कर लिया है। ये वेरिएबल व्यू में आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को देख सकते हैं। ये नॉमिनल स्केल है, सारी नॉमिनल है, ये सारी भी हैं। अगर ये आप नहीं भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली नॉमिनल कर लेता है वो। इस स्पेसेस की ये यूजफुल बेनिफिट है कि वो वेरिएबल्स को उनके मेजर्स क्या है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। ओके, आप यहाँ से डेसिमल पॉइंट्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, आप उसके सेल की विड्थ बढ़ा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो हमने वेरिएबल्स इंसर्ट कर दिए। अब हम डेटा व्यू में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वो सारे वेरिएबल्स डेटा व्यू में ऑटोमेटिकली टॉप पर रिफ्लेक्ट हो गए। देख रहे हैं ऐसे यहाँ पे आईडी, एज, जेंडर, डिपार्टमेंट, एक्सपीरियंस और सारे हमारे लिकर्ड्स के लिए क्वेश्चन। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम मैनुअली टाइप कर सकते हैं या हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हमने ऐसे कॉपी पेस्ट करा। ओके, और हमने एसपीएसएस में पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये है हमारा स्पेसेस में डेटा पेस्ट हो गया। अच्छा, देख सकते हैं कुछ मिसिंग डेटा भी है। तो ये प्रॉब्लम होती है अगर हम ऐसे कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं। तो हम दूसरा मेथड देखेंगे कि हम कैसे टाइम सेव करके हम अपने डेटा को इसमें डायरेक्टली एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। हमें ये सारा मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं कि हम वेरिएबल्स को असाइन करें, हम डेटा में इंसर्ट करें, फिर वहां मिसिंग डेटा वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऑटोमेटिकली उस एक्सेल फाइल को रीड कर लेगा। ओके, तो हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं और हम हमारी जो डेटा फाइल है इसको हम एक सेव कर लेंगे एक्सेल सीट को। ओके, और क्या करेंगे, हम फाइल पे क्लिक करेंगे, स्पेस में जाएंगे एंड इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे। फाइल, इंपोर्ट डेटा एंड हमारा जो डेटा है वो एक्सेल के फॉर्मेट में है। हम CSV डेटा, टेक्स्ट डेटा, स्टेटा से डेटा, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे और जहां भी हमने उसको सेव करा हुआ फाइल को वहां से हम डेटा को ऐसे इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा डेटा सेट है, इसको हमने ऐसे
इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, ये जो हमने करा है कि आर वेरिएबल्स नेम्स इंक्लूडेड एट द टॉप ऑफ योर फाइल, तो हाँ, हमारा जो जो पहली टॉप है उस पे तो सारे वेरिएबल्स के नेम है, तो वो उसको एक्सक्लूड कर देगा, उसको टॉप पे रखेगा। तो आप यहाँ पे ओके करेंगे और आप देख सकते हैं ये सारा डेटा हमारा इंपोर्ट हो, और यहाँ पे मिसिंग डेटा की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखा जैसे आईडी, जेंडर, एज, डिपार्टमेंट, टेन्योर, ईयर्स एंड सारे हमारे क्वेश्चंस, ये जो 50 रिस्पॉन्सेज हैं वो सारी यहाँ पे शो कर रही हैं। यहाँ पे मिसिंग डेटा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने डेटा को इंपोर्ट कर लिया, हमारे आप देख सकते हैं 14 वेरिएबल्स हैं टोटल। अब हमको इन क्वेश्चंस की रिलायबिलिटी को चेक करनी है, इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करें कि कितना ये कंसिस्टेंट है ये सारे एक दूसरे से क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमने डेटा इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे टॉप पे एनालाइज पे क्लिक करेंगे। हमने एनालाइज पे क्लिक करा और आप देख सकते हैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हैं, ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। अब हमें यहाँ पे सर्च करना है स्केल। स्केल करके एक ऑप्शन होगा, स्केल पे देखिए, और स्केल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स है, रिलायबिलिटी एनालिसिस, वेटेड कप एनालिसिस, मल्टी डायमेंशनल अनफोल्डिंग। तो हमें रिलायबिलिटी एनालिसिस करना है, तो हम रिलायबिलिटी एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। ओके, आप कुछ ऐसा टैब देख सकते हैं ओपन होगा, विजर्ड है एक, ये समझिए। अब हमें क्या एनालाइज करना है, तो हमें WE1 से लेके WE9 जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनको, इनकी रिलायबिलिटी टेस्ट करनी है। तो हम इन्हें आइटम्स सेक्शन में मूव करेंगे। तो हम सिंपली इस WE1 पे क्लिक करेंगे और इस एरो पे क्लिक करेंगे, ठीक। देन WE2 को ऐसे ही करेंगे, WE3 को ऐसे ही आइटम सेक्शन में हम पुट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने जिन आइटम्स की हमें रिलायबिलिटी एनालिसिस करनी है उनको हमने आइटम सेक्शन में पुट कर दिया है। हम इसको रेटिंग्स को ऐसे फ्री रखेंगे। आईडी, जेंडर, एज, डिपार्टमेंट वगैरह की रिलायबिलिटी एनालिसिस नहीं होगी, क्वेश्चंस की सिर्फ रिलायबिलिटी एनालिसिस हो सकती है। जो हमारा मेथड होगा रिलायबिलिटी एनालिसिस करने का वो होगा क्रॉनबेक अल्फा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है, ओमेगा, स्प्लिट हाफ, गटमैन, पैरेलल और स्ट्रिक्ट पैरेलल होती हैं, कई कई मेथड हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि रिलायबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, उसके डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है। तो अभी हम क्रॉनबेक अल्फा जो कि मोस्ट पॉपुलर है उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे डिफॉल्ट अल्फा होता है, आप अल्फा ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और आप लेबल को यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं। और हमें ये सारे काम करने के बाद हमें यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। अभी हमने आइटम्स को, इन आइटम्स को इस आइटम्स बॉक्स में प्लेस करा है, मॉडल हमने अल्फा सेलेक्ट करा है। अब हमें ओके नहीं करना, हमें स्टैटिस्टिक्स टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें कुछ चीजें क्लिक करनी है, टिक मार्क करनी है। तो सिंपली हमें यहाँ पे सिर्फ स्केल इफ आइटम डिलीटेड इस वाले को टिक मार्क कर देना है, ओके। और देन हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है और फिर ओके कर देना है। आप देख सकते हैं एक ओवरव्यू टैब ओपन होगा डिफरेंट, जहाँ पे हमारे सारे रिजल्ट्स शो करेंगे। तो ये रिलायबिलिटी एनालिसिस है। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इसको एनालाइज करते हैं। तो देखिए जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज है हमारे 50 हैं, हमने कोई एक्सक्लूड नहीं करा, इट मीन्स टोटल भी 50, इट मीन्स 100% है ये सारा। जो क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू आई है वो है 0.751। और अगर हम क्रॉनबेक अल्फा की इंटरप्रिटेशन को देखें तो ये है क्रॉनबेक अल्फा की इंटरप्रिटेशन, यानी अगर वो 6 से 7 के बीच में है तो एक्सेप्टेबल है, 7.70 से 0.80 के बीच में तो गुड है, 0.80 से 0.90 के बीच में तो वेरी गुड है, और अबव 9.90 से तो एक्सेलेंट है। तो हमारी जो वैल्यू है वो 0.751 है, इट मीन्स कि वो यहाँ पे है। इट मीन्स कि हमारी जो क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू है वो गुड है, ओके। तो आप देख सकते हैं आउटपुट टैब में 0.751 है। इट मीन्स कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चनर के, जो 1 to 9 क्वेश्चंस है वो इंटरनली कंसिस्टेंट हैं मोस्टली, ओके। बट
हमने क्या डिस्कस करा था कि अगर क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू जितनी ही हाई होगी उतना ही वो शो केस करेगा कि हमारे क्वेश्चनर के क्वेश्चन कितने इंटरनली कंसिस्टेंट हैं। इट मीन्स कि हाई वैल्यू होगी तो हाई क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू होगी तो मीन्स हाई रिलायबिलिटी होगी। अच्छा, अब 9 रिडंडेंसी की प्रॉब्लम होती है, हमने डिस्कस करा था। तो 9 से अब प्रेफर नहीं की जाती है, 9 तक प्रेफर की जाती है क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू। तो जितनी हाई वैल्यू होगी उतना ही अच्छी बात है, उतनी ही रिलायबिलिटी होगी। तो यहाँ पे 0.751 है। अच्छा, आप इसको देखिए, इस वाले टैब को आप यहाँ पे आप इस कॉलम पे फोकस करिए, क्रॉनबेक अल्फा इफ आइटम इज डिलीटेड। अच्छा, जैसे कि डिस्कशन हमारा ये है कि अगर हम किसी ऐसे क्वेश्चन जो कि इंटरनली कंसिस्टेंट नहीं है, अगर हम उसको रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो रिलेट नहीं करता हो, वो रिसर्च के उस कंस्ट्रक्ट को मेजर ना करता हो, वो थोड़ा सा एम्बिगुअस टाइप का क्वेश्चन हो, तो अगर हम उसको रिमूव कर देंगे तो हमारी क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर 0.751 से और ऊपर हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 8.5 हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन है ये वही शो कर रही है कि अगर आप किसी ऐसे क्वेश्चन को रिमूव करते हैं जो इंटरनली कंसिस्टेंट नहीं है तो हमारी क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यूज इंक्रीज कर जाएगी। और वहीं अगर हम किसी अच्छे क्वेश्चन को जो कि उस इंटरनली कंसिस्टेंट है, अगर उसको रिमूव कर देते हैं किसी अच्छे क्वेश्चन को तो हमारी क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो ये दो कंडीशंस हैं। आप अगर देखिए जो हमारा क्वेश्चन 1 है, WE1, अगर इसको हम रिमूव करते हैं तो हमारी रिलायबिलिटी क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू और कम हो रही है। इट मीन्स को हमें इसे रिमूव नहीं करना है। देन 2 को भी रिमूव करेंगे तो हमारी रिलायबिलिटी अल्फा की वैल्यू कम हो रही है। 3 को भी कर रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू कम हो रही है। ओके, 4 को भी कर रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू कम हो रही है। 5th को भी कर रहे हैं। अच्छा, 6th को जब हम रिमूव कर रहे हैं तो देखिए हमारी क्रॉनबैक अल्फा की वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं, 0.751 से 0.817 हो रही है। इट मीन्स जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो इंटरनली कंसिस्टेंट क्वेश्चन नहीं है। यानी ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन के अपोजिट बिहेव कर रहा है। इट मीन्स कि ये सारे ऊपर के क्वेश्चन कंसिस्टेंट हैं, कोरिलेटेड है एक दूसरे से, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहा है, यानी ये उस कंस्ट्रक्ट को मेजर नहीं कर रहा जो कि हम मेजर करना चाहते हैं। इट मीन्स कि ये इंटरनली कंसिस्टेंट नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को हम रिमूव कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी रिलायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इसी पे हम एनालिसिस करते हैं, एग्जांपल नहीं। तो आप ये देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन है 1 to 9। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को रिमूव करेंगे, यानी W6 को रिमूव करेंगे और आप देख सकते हैं कैसे हमारी क्रॉनबैक अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। उसके लिए सिंपली हमको फिर से एनालाइज पे क्लिक करना है, स्केल पे जाना है एंड रिलायबिलिटी एनालिसिस पे करना है क्लिक। अब हम क्या करेंगे, इस आइटम सेक्शन में से इस 6 को रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस एरो को, बैकवर्ड एरो, आप देखिए आप ये वापस चला गया अपनी जगह पे। तो हमने इसको रिमूव कर दिया। अब हमारे पास क्या बचते हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9, माने हमने 6 को रिमूव कर दिया। हम स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे, वो ऑलरेडी टिक मार्क्ड है। ओके करेंगे, सारे डिफॉल्ट वही रहेंगे, ओके करेंगे। अब आप देखिए, अब ये हमारा नया एनालिसिस है। ओके, जब हमने एक वेरिएबल को रिमूव कर दिया तो हमारी रिलायबिलिटी देखिए कैसे क्रॉनबैक अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो गई, 0.817 हो गई। आप देख रहे हैं कैसे एक आइटम हमने रिमूव करा जो कि इंटरनली कंसिस्टेंट नहीं था, तो हमारी अल्फा की वैल्यू बढ़ गई। इट मीन्स कि हमारे क्वेश्चन से अगर हम उस क्वेश्चन को रिमूव कर देते हैं तो हमारी रिलायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। पायलट स्टडी का यही पर्पज होता है कि हम एक छोटे से सैंपल पे एनालाइज करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कंसिस्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इनकंसिस्टेंट है। तो ऐसे एनालिसिस करके हम उसको रिमूव कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन को किसी क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। ओके, पायलट स्टडी का यही पर्पज होता है। पायलट स्टडी में हमें यही रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करनी होती है। ओके, तो ये था पूरा कि हम कैसे एसपीएसएस में
क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई जो वेरिएबल, जैसे वेरिएबल 6 हमारी, हमने इसको रिमूव करा क्योंकि इसकी कोरिलेशन भी वीक थी। दूसरा पॉइंट आप देखिए, कैसे आप ये डिसाइड करेंगे कि आप कैसे किसी वेरिएबल को आपको रिमूव करना है। ओके, अगर आपके पास सपोज करिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप दूसरे मेथड यानी कोरिलेशन को देख के भी आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कैसे रिमूव करना है। सबसे पहले उसको समझने से पहले हमें समझते हैं कि कोरिलेशन की इंटरप्रिटेशन क्या होती है। तो जो कोरिलेशन होता है, इट मीन्स कि अगर वो 1 के करीब है तो इट मीन्स कि वो हाईली कोरिलेटेड है, और 1 से अगर दूर है, 0 के पास है, वो इट मीन्स कि वो कोरिलेशन वहां पे नहीं है, वेरी वीक है। तो आप इसकी इंटरप्रिटेशन को देख सकते हैं कि अगर वो 1 के करीब जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ओके, आप यहाँ पे फोकस करिए एसपीएसएस में। अभी यहाँ पे पहला एनालिसिस हमारा, जहाँ पे सारे वेरिएबल्स हैं, 6 भी है, 7 भी, 8 भी है, 9 भी है, 1 2 3 4 भी है। आप यहाँ पे इसके कोरिलेशन पे फोकस करिए। 6 के, इसकी कोरिलेशन -0.79 है, इट मीन्स कि ये 0 के करीब है। बाकी सारों की कोरिलेशन अच्छी है, यानी मीडियम है, कोई वीक है, कोई स्ट्रांग है, कोई वेरी स्ट्रांग है। लेकिन जो 6 है, इसकी कोरिलेशन काफी वीक है। इट मीन्स कि ये बाकियों के साथ डिफरेंट बिहेव कर रहा है, बाकी सारे एक लाइन में बिहेव कर रहे हैं, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, बट ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, ये थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। इस वजह से भी हम इस क्वेश्चन को रिमूव कर सकते हैं और अपनी क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली शो कर रहा है कि अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो हमारी क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू 0.817 हो जाएगी, जो कि इनिशियली 0.751 थी। ओके, जो कि हमने यहाँ पे देखी, हमने रिमूव करा और ये 0.817 हो गया। अच्छा, कभी कभी एक कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि हम सिर्फ जस्ट बिकॉज उसकी कोरिलेशन वीक है, इसी को देख के हम उसको रिमूव कर देते हैं आइटम को, कि ये क्वेश्चन को रिमूव कर दो अपने क्वेश्चन से। बट ये तरीका अच्छा नहीं है। ये तरीका, इस तरीके में एक फ्लॉ है। हमें किसी भी क्वेश्चन को रिमूव करने से पहले कुछ क्वेश्चंस को चेक करने चाहिए। हमें सिर्फ यही नहीं ऑब्जर्व करना है कि उसकी कोरिलेशन वीक है तो उसको रिमूव करो, डिलीट करो, उसको यहाँ से हटाओ। हमें सबसे पहले देखना है कि चलो उसकी कोरिलेशन वीक है, बट क्या वो आइटम उस सेम कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है क्या नहीं। आप उसको मैन्युअली आप देखिए, ऑब्जर्व करिए आप। या ये भी हो सकता है कि वो रिवर्स को वर्डेड तो उसकी कोरिलेशन वीक आ रही हो, अदरवाइज वो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि उसको हमने गलत, पुअरली रिटन हो, उसमें थोड़ी सी एरर्स हो राइटिंग में उसके क्वेश्चन के, तब उसकी कोरिलेशन वीक आ रही है। तो आप उसको मैन्युअली ऑब्जर्व करिए कि ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है उसको हमने गलत, इनकरेक्टली कोड कर दिया हो, इस वजह से उसकी कोरिलेशन वीक आ रही है, और हमने कोरिलेशन देख के डिसाइड कर लिया कि उसको रिमूव करो। बट ऐसा नहीं है, आपको मैन्युअली भी ऑब्जर्व करना है कि क्या हाँ, अगर उस क्वेश्चन को रिमूव कर देंगे तो हमारा कहीं थियोरेटिकल जो पर्सपेक्टिव है रिसर्च का, वो कहीं ना डिफीट हो जाए। या हो सकता है कि भले ही वो हमारा कोरिलेशन नेगेटिव आ रहा हो, वीक आ रहा हो, बट उसको रखना बहुत जरूरी है। तो आप सिर्फ कोरिलेशन के बेस पे उसको, क्वेश्चन को यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। ओके, अदरवाइज तो हाँ है ही कि अगर क्रॉनबेक अल्फा वैल्यूज अच्छी है, अगर उस एक्सेप्टेबल लिमिट में है, तो इट मींस कि हमारा ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो इंटरनली कंसिस्टेंट है। ओके, तो आज हमने देखा कि कैसे हम पायलट स्टडी से जो हमने 50 रिस्पॉन्सेज ऑब्टेन करे थे, उसको एसपीएसएस में कैसे रिलायबिलिटी उसकी हम चेक करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में जमोवी में कैसे एनालाइज करते हैं वो करा एनालाइज, और अब आज हमने एसपीएसएस में देखा। दोनों में वर्किंग एक जैसी ही है। थोड़ा सा जो डेटा का फीडिंग सिस्टम है वो डिफरेंट है, बट एनालिसिस दोनों की सेम है। एसपीएसएस में भी 0.751 आ रही क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू, और जमूवी में भी इतनी ही आ रही थी, और रिमूव करने पे भी 0.871 ही आ रही थी, अगर क्वेश्चन 6 को रिमूव कर दे तो। दोनों के रिजल्ट सिमिलर ही हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास किस सॉफ्टवेयर का एक्सेस है और आप कहाँ पे इजीली एनालाइज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जमूवी में एनालाइज करना थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि उसका इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है। एल्स मोस्टली लोग एसपीएसएस प्रेफर करते हैं, क्या क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर है, बट इसका पेड वर्जन होता है और उसको एक्सेस करना काफी डिफिकल्ट है।
सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि एसपीएसएस में कैसे एनालाइज करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि रिलायबिलिटी के और जो टाइप्स हैं उसको कैसे एनालाइज करेंगे और वैलिडिटी को भी कैसे हम चेक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में। तो आने वाली पार्ट्स में आप जरूर उसको देखिएगा। तो एक मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, आप उस प्लेलिस्ट को देख के आप वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, इनकी कॉन्सेप्ट और इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को भी समझ सकते हैं। ओके, तो अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिएगा। और अगर आपको ये डेटा सेट का वर्कशीट चाहिए और रिजल्ट्स का भी चाहिए और नोट्स भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।